तो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, द लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी। नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट very important for the life perspective, and everybody should know about this. What are the struggles faced by Mahatma Gandhi from their birth to their end? And lastly, Mahatma Gandhi gave us the independence on 15th August 1947. So everybody should knows about this story. So start करते हैं। महात्मा गांधी, फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1859 को इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। प्यार से लोग इन्हें बापू भी कहते थे और अभी कहते भी हैं। और ही इज द फादर ऑफ द नेशन, ये हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। ही हैव 4 सन्स, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और जमनालाल बजाज, जो कि बजाज ग्रुप के फाउंडर हैं, उनको इनका 5वां पुत्र कहा जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी ने, जो इनका एक न्यूज़पेपर हरिजन था, उसमें यह मेंशन किया था कि जमनालाल बजाज ने उनको हर एक प्रोस्पेक्ट में इनकी सपोर्ट की है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, हर एक मुद्दे पे उन्होंने सपोर्ट किया है। चाहे किसी आंदोलन में सपोर्ट करने की बारी हो तो हमेशा वो साथ में खड़े हुए हैं। तो इसलिए जमनालाल बजाज जी को इनका 5वां पुत्र कहा जाता है। 1882 में इनकी मैरिज हो जाती है, जब इनकी उम्र 13 साल होती है। और 1883 में ये लंदन चले जाते हैं, जहां ये लॉ की डिग्री लेते हैं। 1904 में ये साउथ अफ्रीका एक केस के सिलसिले में जाते हैं। वहां इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ होती है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी, आपको पता होना चाहिए कि ही इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंड ही इज अ फ्रीडम फाइटर, एंड ही इज द सीनियर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं और वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से एडवाइस लेते हैं कि उन्हें आगे अपने जीवन में कैसे बढ़ना है। और अभी तो उनको बहुत सारे आंदोलन करने हैं, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी बहुत अत्याचार हो रहा था इंडियंस के ऊपर, और इंडिया में तो पहले ही अंग्रेज बैठे हुए थे। तो गोपाल कृष्ण जी बोलते हैं कि आपको अभी लंबी यात्रा तय करनी है, तो आप फर्स्टली आप 2 किताबों को पढ़िए, एक रस्किन की बुक और एक लियो टॉल्स्टॉय की बुक। रस्किन की बुक से उन्होंने भूख हड़ताल के बारे में सीखा, व्हाट आर द बेनिफिट्स और कैसे करनी है, क्या उसके रिजल्ट होते हैं। और लियो टॉल्स्टॉय की बुक से उन्होंने सीखा कि हमने जो भी मूवमेंट करना है, जो भी आंदोलन करना है, वो शांति प्रिय तरीके से करना है, अहिंसा के दायरे में करना है। तभी तो महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा कि तुम भारत जा रहे हो तो 1 साल तक तुम्हें बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना है, बिल्कुल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले तरीके से रहना है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत पहुंच जाते हैं। और आज भी 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। और 1916 को साबरमती आश्रम की वो फॉर्मेशन कर देते हैं पूरे 1 साल के बाद, जिसकी फंडिंग अंबालाल साराभाई करते हैं। और 1916 में वो लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे उनको राजकुमार शुक्ला देख लेते हैं। और 1917 में जब चंपारण आंदोलन होता है, तो वहां पे राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं कि हमारी चंपारण आंदोलन में हमारी सपोर्ट कीजिए। और चंपारण आंदोलन बेसिकली जो था, नील आंदोलन भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वहां पे जो मेन फोकस था वो नील की खेती के ऊपर ही था, कि अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी नील की, इंडिगो, जिसको इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं। नील की खेती की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी कि जहां पे भी नील की खेती की जाती थी, वो बड़ी से बड़ी उपजाऊ मिट्टी को बिल्कुल खराब कर देती थी। तो वहां पर किसानों ने यह आंदोलन किया, और यह फर्स्ट किसान आंदोलन था कि
हम इस खेती को नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ज़मीन खराब हो जा रही थी। तो इसीलिए उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया था। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हो जाता है। खेड़ा सत्याग्रह भी बेसिकली किसान आंदोलन था। 1918 में ऐसा हुआ कि गुजरात में जो फसल थी वो उसका चौथा हिस्सा ही वहाँ पे हुआ। फसल बहुत ख़राब हो गई थी और टैक्स वहाँ अंग्रेज फुल वसूलते थे। तो उन्होंने बोला था कि हमारा टैक्स भी माफ़ करो, क्योंकि हमारी फसल भी अच्छी नहीं हुई है। तो इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, ये गुजरात में एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुआ था। और ये देखिए आप यहाँ पे, ये साबरमती आश्रम की पिक है, जिसकी फंडिंग अंबालाल साराभाई ने की थी। महात्मा गांधी का स्टैचू भी है यहाँ पे। 1918 में अहमदाबाद मिल लेबर स्ट्राइक होती है। वहाँ पर लेबर यूनियन की जो हेड होती है अनसुईया बेन साराभाई होती हैं। वो महात्मा गांधी जी को इनवाइट करती हैं और यहाँ पर 21 दिन की भूख हड़ताल होती है। बेसिकली होता क्या है कि 1918 के टाइम पे भारत में एक बीमारी ने दस्तक दिया था, और उस बीमारी का नाम था प्लेग, जिसे कि ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, काली मौत भी बोला जाता है। और ये बहुत ही भयंकर बीमारी थी, काफ़ी लोगों की जान गई थी इसमें। तो लोगों ने क्या किया कि ऐसे टाइम पे अपने अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। जैसे कि कोरोना में भी लोगों ने अपने अपने घरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया था, वैसा ही यहाँ पे हुआ था। तो जो मील के मालिक थे, उन्होंने एक गेम खेली। उन्होंने कहा कि हम आपको सैलरी के साथ एडिशनल प्लैग बोनस देंगे। तो वो काफ़ी हद तक वर्कर्स को रोकने में वहाँ पे सफल रहे। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये बीमारी थोड़ी कम होती है, वैसे ही वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अब ये प्लैग बोनस नहीं दिया जाएगा। और जिससे कि जो वर्कर्स होते हैं उनमें काफ़ी गुस्सा होता है और वो ये स्ट्राइक कर देते हैं। और जिसमें महात्मा गांधी जी अनसुईया बेन साराभाई के कहने पर उनकी सपोर्ट करते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है। महात्मा गांधी जी से काला कानून कहते हैं, ब्लैक कानून कहते हैं। इस एक्ट में बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी इंडियन को बिना अदालत के या बिना कोर्ट के गिरफ्तार कर सकते हैं। और उस इंडियन को ये भी राइट नहीं है कि वो ये जान सके कि उसकी कंप्लेंट किसने की है। बेसिकली ये इंडियंस को दबाने के लिए कानून बनाया गया था। और उसके तुरंत बाद ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसमें कि जनरल डायर निहत्थे हज़ारों भारतीयों के ऊपर गोलियां बरसा देते हैं और यहाँ पर हज़ारों भारतीयों की जान चली जाती है। और जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी अपनी केसर ए हिंद की उपाधि, जो कि उनको अंग्रेज़ों ने दी थी, उसे वापस लौटा देते हैं कि भाई साहब तुम अपनी उपाधि अपने पास रखो, हमें तुम्हारी उपाधि की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के तुरंत बाद 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। और असहयोग आंदोलन, इसकी जो मेन पॉलिसी होती है, इसमें जो इसका रोल था कि कोई कॉरपोरेशन नहीं करना है हमें अंग्रेज़ों के साथ। असहयोग आंदोलन, कोई सहयोग नहीं करना है अंग्रेज़ों के साथ। बाइकॉट चाइना फॉर एग्जांपल, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट ब्रिटिशर्स, कि जो अंग्रेज करेंगे हमने उसका बिल्कुल उल्टा करना है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का यही मेन मकसद था। और ये बढ़िया चल रहा था, मस्त चल रहा था। लेकिन 1922 में इसको बंद करना पड़ा। और इसको बंद करने का जो मेन रीज़न था कि एक बहुत खतरनाक घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में, जो कि यूपी में एक जगह है गोरखपुर के पास, वहाँ पर हो जाती है। चोरा चोरी की घटना में क्या होता है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाले जो भी मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी फोर्स को भेज देती है कि उनको उनके नारेबाजी या जो भी उनको कैसे दबाया जाए या उनको बंद किया जाए। लेकिन फोर्स जो होती है वो कम होती है और जो नारेबाजी कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि उल्टा पुलिस वालों के ऊपर ही आंदोलनकारी भारी पड़ जाते हैं और वो उनको फिर पुलिस वालों को फिर से भगाते हैं। पुलिस वाले जाकर अपने ही लॉकअप में छुप जाते हैं, अपने ही पुलिस स्टेशन के अपने लॉकअप में छुप जाते हैं और अंदर से लॉक लगा लेते हैं। और आंदोलनकारी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं
और तो और वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो अंदर से खुद को बंद करने के बाद उनको ललकार रहे थे कि अब मारो, अब आओ। फिर क्या होना था, आंदोलनकारी तो पहले ही गुस्से में थे, एक तो उनका आंदोलन रोकने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब आंदोलनकारियों ने बाहर से भी ताला लगा दिया और मिट्टी का तेल छिड़काव कर दिया, पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, और एक खतरनाक घटना बन गई, चोरा चोरी की घटना। और फिर तो बवाल होना ही था। 12 फरवरी 1922, उसके 7 ही दिन बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का एंड हो जाता है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ता है। और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को 6 साल की जेल हो जाती है। 10 मार्च 1922 6 साल की उनकी सज़ा होती है और वो फिर जल्दी ही छूट जाते हैं। 1924 में वो 2 साल बाद छूट जाते हैं, क्योंकि उनको वो अचानक बीमार हो जाते हैं। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वो उन्होंने एक नाटक किया था बीमार होने का, और अंग्रेज भी डरते थे क्योंकि वो एक मेन लीडर था, जेल में मर गए तो और लोग भड़क ना जाएं, क्योंकि इनकी सपोर्ट में इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते थे। तो बेसिकली क्या होता है कि उनको देखते हैं कि अब तो बीमार हो गया, अब तो ज़्यादा कंडीशन ख़राब है महात्मा गांधी की, तो छोड़ देते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है, और 1924 में उनको छोड़ दिया जाता है। और 1924 में ही टेक पार्ट इन कांग्रेस सेशन बेलगांव कर्नाटका के बेलगांव में वो कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे चेयरमैन बन जाते हैं। और उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई साहब अब कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अब थोड़े दिन शांति रखते हैं, क्योंकि अगर अब आंदोलन किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी भी जेल से छूटे हैं, पूरी सज़ा के बिना छूटे हैं, 2 साल 6 साल की सज़ा थी, 2 साल में ही हो गया, तो बढ़िया से शांति रखते हैं थोड़े दिन। तो क्या होता है कि 1924 से लेकर 1930 तक महात्मा गांधी समाज सेवा करते हैं, सोशल वर्क में अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वो ऐसा समय था जब भारत में प्लेग अपनी चरम सीमा पर थी, बहुत ही ज़्यादा हाई पीक पे थी। तो वहाँ पे वो प्लेग से जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा करते हैं। 6 सालों तक समाज सेवा करने के बाद गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिलते हैं। लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय होता है और उसके सामने 12 डिमांड्स को रखते हैं, लेकिन लॉर्ड इरविन उन डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर देता है कि भाई साहब आपकी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। गांधी जी बोलते ठीक है, नहीं मानी जाएगी तो हम अपने तरीके से देख लेंगे। और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू कर देते हैं। ये यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होती है और दांडी नामक स्थान पे ख़त्म होती है, जो कि समुद्र के किनारे है। साबरमती आश्रम से 78 आदमियों के साथ गांधी जी चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को पूरे 26 दिन बाद 390 किलोमीटर पार करके वो दांडी नामक स्थान पे पहुंचते हैं और वहाँ खुद का नमक बनाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा नमक के ऊपर टैक्स रखा होता है। और ये गांधी जी की बहुत बड़ी जीत होती है और अंग्रेज़ों के मुंह के ऊपर तमाचा होता है। और जब वो दांडी में नमक बनाते हैं और उसके बाद वहाँ पर वो देखते हैं कि जो यात्रा 78 आदमियों के साथ शुरू की थी, वहाँ पर वो 20,000 आदमियों को देखते हैं और गांधी जी बोलते हैं कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रमजे मैकडॉनल्ड होते हैं और वो इरविन को बोलते हैं कि भाई साहब मैं गोल मेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, वहाँ पे गांधी जी को बुलाओ। और गांधी जी को गोल मेज सम्मेलन में 1930 में इनवाइट किया जाता है, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है तो हम नहीं जा सकते। और उसके बाद वो भीमराव अंबेडकर को वहाँ भेज देते हैं। और ये एक और तमाचा इंग्लैंड के मुंह के ऊपर होता है जब रमजे मैकडॉनल्ड को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये तो उसकी शरेआम बेइज्जती थी। और रमजे मैकडॉनल्ड बोलता है इरविन को कि मैं दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931 में करने वाला हूँ, उसके लिए महात्मा गांधी को बुलाओ और मैं कुछ नहीं जानता, किसी भी कंडीशन पे लेकर आओ। ये तो वही हिसाब हो गया कि इरविन को बोल दिया भाई साहब तूने नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। तो इरविन फंस चुका था और इरविन गांधी जी के पास जाता है और बोलता है गांधी जी आप आप क्या चाहते क्या हैं कि आप दूसरे गोल मेज सम्मेलन में जाएं। तो गांधी जी इरविन के सामने शर्त रखते हैं कि भाई साहब
हमारे जितने भी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो इरविन वहाँ पर एक चाल खेल जाता है। इरविन वहाँ पे बोलता है कि हम आपके सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। और उसी समय भगत सिंह भी जेल में होते हैं, उनके ऊपर तो बॉम्ब फेंकने का केस लगा होता है। तो वहाँ पे एक इरविन बहुत बड़ी गेम खेल जाता है। गांधी जी तो चले जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में, और उनके जाते ही उनकी पीठ के पीछे छुरा ही भोंक दिया जाता है जब भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। गांधी जी तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में होते हैं और वहाँ भगत सिंह फांसी पे लटका दिया जाता है। और इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो वो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। क्योंकि अगर गांधी जी को वहाँ जाना था तो वो कंडीशन रख सकते थे कि आप पहले मेरे कैदियों को छोड़िए और उसके बाद मैं गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा, लेकिन वो चले गए। और उसके बाद 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है और उसमें रमजे मैकडॉनल्ड अनाउंस करता है कि वो दलित्स के लिए भी सेपरेट एरिया देगा, क्योंकि मुस्लिम के लिए तो पहले ही दे दिया था सेपरेट एरिया, तो वो दलित के लिए भी सेपरेट एरिया देगा। गांधी जी को पता था कि जो मुस्लिम को सेपरेट एरिया दिया है वो इन फ्यूचर एक अलग देश बनेगा, और वो आपको पता ही है आज पाकिस्तान वहाँ पे एक अलग देश बन चुका है। और अगर दलित्स को भी अलग से एरिया दे दिया तो इन फ्यूचर वो भी एक अलग देश बनेगा। गांधी जी को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होता और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और इसके बाद 24 सितंबर 1932 को एक पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इसमें गांधी जी कहते हैं कि आप एरिया की जगह आरक्षण ले लो, क्षेत्र की जगह आप आरक्षण ले लो। तो इस पर अंबेडकर मान जाते हैं, और आपको पता ही है आरक्षण आज भी चला आ रहा है। और यही पूना पैक्ट में समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। और उसी समय हरिजन सेवक संघ की फॉर्मेशन भी होती है। और 1940 में फिर इंडिविजुअल मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह भी बोलते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बोलते हैं। और इसको महात्मा गांधी जी शुरुआत करते हैं इसकी। और इसके जो फर्स्ट सत्याग्रही होते हैं उनका नाम जवाहरलाल नेहरू होता है, और सेकंड सत्याग्रही जो होते हैं वो विनोबा भावे होते हैं। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का मेन मोटिव था कि हर एक इंडिविजुअल खुद ही इस मूवमेंट का लीडर होगा। और उसके बाद 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस समय की बात है कि जापान ने अमेरिका के ऊपर बम फेंक दिया था, हिटलर ने फ्रांस और इंग्लैंड को भी तबाह कर दिया था, और भारत ने अंग्रेजों को इंडिया में परेशान कर दिया था। और जो ये 8 अगस्त 1942 को जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है और वो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और हम यह भी बोल सकते हैं कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो शायद हमारी इंडिपेंडेंस में कुछ डिले हो सकता था और देरी लग सकती थी। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। और ये एक महात्मा गांधी जी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसको कि हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। और फाइनली 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि 1 साल बाद नथुराम गोडसे को भी फांसी मिल जाती है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी का इस तरीके से जाना एक बहुत ही दुख की बात थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और सबके साथ शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी स्टोरी आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।